गुड मॉर्निंग। तुम लोगों को पता चल गया सीईटी कंफर्म हो गया है? सीईटी कंफर्म है, नवंबर में होगा। बड़ी खुशी की बात है। इस पूरे साल एक भी पेपर नहीं लिया सरकार ने। नेशनल लेवल पे फिर पेपर होते रहे, लेकिन इतने बड़े लेवल पे पेपर नहीं हुए कि बड़े लेवल पे कहें कि बच्चे नौकरी लग गए। तो ये बहुत खुशी की बात है। और ये मान के चलो 2023 में पिटारा है नौकरियों का। जो 23 में नहीं लगा ना, उसको फिर ये सोचना पड़ेगा अगले 4 साल तक बैठना ही पड़ेगा। 2023, और ये अब जिसकी समझ में अब भी बात नहीं आई, फिर उसके 5 साल गए, 4 से 5 साल, क्योंकि इलेक्शन के बाद जल्दी बड़ी भर्ती नहीं करेगी सरकार। अगर तुम अभी भी नहीं समझ पाते हो तो तुम फंस जाओगे। जब जब नेशनल लेवल के इलेक्शन आते हैं, 2024 में पूरे देश की लोकसभा के इलेक्शन है, ये सबको पता है। उस 24 के इलेक्शन में जीतने के लिए हर स्टेट की सरकार अपना जी जान लगा देगी। और जहां बीजेपी राज्य है, बीजेपी शासित राज्य है, वहां तो ये मान के चलो कि 23 इतना ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की जाएगी कि 24 में वो आराम से वोट मांग सकें। क्योंकि सबसे बड़ा जनाधार सरकारी नौकरी, सरकार भी जानती है कि आम पब्लिक के घर तक अगर पहुंच बनानी है तो गवर्नमेंट जॉब से बढ़िया कुछ नहीं है। तो 2022 तो एंड हो रहा है और 2023 में बहुत बड़े लेवल पे जॉब्स मिलेंगी। लेकिन इन जॉब्स की पहली शर्त होगी कि ये उसके लिए खुलेंगी जिसने क्या पास कर रखा हो। सीईटी एक बैरियर है, सीईटी नौकरी नहीं है, लेकिन अगर सीईटी पास नहीं किया ना तो ये तुम्हारे लिए नहीं आएंगी। और क्या पता अगला सीईटी 2024 तक लें ही ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ना लें। 3 साल से तो तुम देख रहे हो तुम्हारे सामने की बात लटकी पड़ी है ना। ये अगर 22 का ये सीईटी तुमने छोड़ दिया तो फिर ये सोचना कि अगले 5 साल तक तुम्हारा चांस नहीं है नौकरी लगने का। और 5 साल अब तुम्हारे पास नहीं है, ये स्पष्ट बात है, हर एक को पता है। अपने घर की आर्थिक स्थिति देखो, 2022 से और 2027 तक तुम बिना नौकरी के कैसे निकाल लोगे? कौन तुम्हारे 5 साल के खर्चे देगा? तो अब सिर्फ एक ऑप्शन है, जीना मरना सब चीज़ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। अब तुम्हें, आज मैं परिमल सर से डिस्कस भी कर रही थी कि अब तुम्हारे यहाँ थोड़े से टाइमिंग्स बढ़ा दें। जैसे यहाँ बैठ के टीचर्स भी अपना सिलेबस, सीईटी का नहीं पता क्या आएगा, कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। मैं मंडे से हरियाणा जीके करंट अफेयर्स, मंडे से हरियाणा करंट अफेयर्स पे भी क्लास स्टार्ट कर दूं। ये बातें सिर्फ हरियाणा वालों के लिए, राजस्थान यूपी बिहार वाले अभी सिर्फ सुन ले 5-10 मिनट बाद, फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। तो मंडे से आपका हरियाणा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। 3 हफ्ते हमारे हाथ में, और 3 हफ्ते में हम चीज़ों को निपटा लेंगे। तो मेन चीज़ें ताकि तुम्हारे दिमाग में रह जाएं। अपनी थोड़ी सी शेड्यूलिंग में बदलाव लाओ। और अब देखते हैं, आज डिस्कस करेंगे सभी टीचर्स की एक मीटिंग लेके, तुम्हारे या तो बाद के घंटे बढ़ा दिए जाएं या 1 घंटा पहले कर लें। क्योंकि अभी इतनी कोई बहुत ठंड भी नहीं पड़ रही कि क्या करें, 8 से 9 तुम आ नहीं पाओगे, है ना। ये 1 महीना अपनी लाइफ का सिर्फ अपने लिए रखो। अब इसमें घर बार के काम, हस्बैंड वाइफ के या बच्चों के या माँ बाप के काम 1 महीने के लिए हमें थोड़े किनारे पे लगाने पड़ेंगे। क्योंकि इस 1 महीने में ये लड़ाई अगले 5 साल की, भैया अब हमारे बस की 5 साल वेट करना नहीं है। और अब की इस सीईटी के पास करने वाले बच्चों को ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये कंफर्म है, क्योंकि फॉर्म सिर्फ वही भर पाएंगे। तो दूसरा कोई थॉट देना ही नहीं है, ये मन में लाना ही नहीं कि मेरा नहीं हुआ। ये सोचो कुछ भी करके मुझे सीईटी पास करना है, चाहे इसके लिए कितना ही पढ़ना पड़े। चाहे साइंस नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती, पढ़नी पड़ेगी। अब पेपर का नहीं पता, क्या पता 20 क्वेश्चन फिजिक्स के मिल जाएं, क्या पता एक भी ना आए हरियाणा करंट अफेयर्स में से, कुछ नहीं पता। सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके में फिर हिस्ट्री, पोल साइंस और अपना ये ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारी चीज़ें। क्योंकि पेपर कोई डिफाइंड नहीं है आपका कि इसमें से ये आएगा, तो सब कुछ जी जान लगा के पढ़ना पड़ेगा। और ये 1 महीना लाइफ का निर्णय करेगा कि अब तुम आगे किस ट्रैक पे चलोगे। अगर नौकरी के पेपर की बात करें तो वो तो बाद की बात है, पहली शर्त है सीईटी पास होना। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करो। और ये फ़ोन 1 महीने के लिए बिल्कुल सोचो है नहीं। अगर तुम फ़ोन छोड़ दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये फ़ोन के जितने यार दोस्त हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ये फालतू के ना कि हमने वो ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, बकवासबाजी है ये। अपने आप क्वेश्चन आंसर्स करोगे, 10 क्वेश्चन ज़्यादा कर लोगे उस फालतू के इन चक्करों को छोड़ के। और सिर्फ अपनी किताब, क्योंकि लास्ट में सिलेक्शन किताब दिलवाएगी। कोई व्हाट्सएप के ग्रुप और ये सब नहीं काम आते, ये फालतू की बातें हैं। जितने लोग लगे हुए हैं ना,
वो सब अगर सच बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किताब सिलेक्शन देगी, ये कोई ग्रुप में क्वेश्चन आंसर्स करना और ये नहीं काम आएगा। अब 1 महीना अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो और बस दिन रात उठते बैठते जागते सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखनी कि सीईटी मुझे क्रैक करना है। ये मेरी लाइफ में जितना खाना ज़रूरी है ना, उतना तुम्हारे लिए सीईटी ज़रूरी होना चाहिए। खाने के बिना लाइफ नहीं चलती, ना तुम्हारी ज़िंदगी इसके बिना चले। जब तुम इसको पास कर लोगे ना, उसके बाद इसकी लड़ाई स्टार्ट होगी। तो उस लड़ाई में जाने से पहले की तैयारी है सीईटी। अब जो सीईटी में रह गया उसकी फिर लाइफ में आगे 5 साल तक कोई उजाले की किरण नहीं है, क्योंकि सीईटी नहीं होगा इतनी जल्दी दोबारा, और नहीं हुआ तो तुम क्या कर लोगे? फिर जॉब बार बार आएंगी और तुम नहीं भर पाओगे। तो इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखो कि जॉब तो आएंगी पर तुम फॉर्म नहीं भर पाओगे, फिर कैसा लगेगा? ये अब तक की जीवन की सारी मेहनत पानी है अगर तुम्हारा सीईटी पास नहीं हुआ, क्योंकि तुम एलिजिबल ही नहीं बन पाओगे। तो ये तो जी जान लगा के कुछ भी करके पास करना है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है सेकंड थॉट का। आ गई ये बात समझ में? 1-1 मिनट कीमती है। ये कोई लड़कियां ये ऊपर फोटो सेशन करती रहती हैं, कोई फोटो वोटो खींचने की ज़रूरत नहीं है। अपनी अब पढ़ाई में दिमाग, मैं देखती हूँ कितनी लड़कियों ऊपर फोटोज़ खींचती रहती हैं। ये बकवासबाजी यहीं रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, ठीक है? ये लड़कों के लिए भी है। सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर हो। अब ये यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये इंस्टा सब छोड़ दो, ये कोई पास नहीं कराएगा। पास किताबें कराएगी। किताब में तुम अगर 1 घंटा पढ़ोगे ना, तो उसका जितना तुम कंटेंट अपने आप प्रिपेयर करोगे, इतना कभी यूट्यूब करा ही नहीं सकता। यूट्यूब 1 घंटे में कोई भी कितना ही धुरंधर हो, 20, 25, 30, 40 क्वेश्चन, लेकिन 1 घंटे में अगर तुम ऑप्शन वाले क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो तुम मिनिमम 60 क्वेश्चन पढ़ दोगे। 60 से 70, वो डिपेंड करता है तुम्हारी स्पीड कितनी है। जिनकी स्पीड अच्छी है वो 100 क्वेश्चन कर देते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में टीचर 100 क्वेश्चन नहीं करा पाता। टीचर्स की क्लास खराब नहीं होती, लेकिन एक चीज़ होती है समय। समय की इम्पोर्टेंस को समझना कि इस टाइम 1 घंटे 20 क्वेश्चन टीचर कराए, उससे बढ़िया 1 घंटे में अपनी मेन चीज़ें मैं खुद कर लूँ। जो यूट्यूब पे क्लास में टाइम नहीं खराब करना, ना फेसबुक चलाना। 1 महीने के लिए हर चीज़ को हटा दो, सिर्फ और सिर्फ अपनी किताब देखनी है, ठीक है? अब एक रिवीजन जो है वो भी देखते हैं आज टीचर्स की मीटिंग में क्या निकलता है, पर कोशिश करेंगे एक तो साइंस की क्लास इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर हो, और जैसे हिंदी है, अब हिंदी वाले सर से पूछ लूँ कितना सिलेबस हो गया। बाकी अब हिंदी को थोड़ा पीछे कर देते हैं, क्योंकि बेसिक हिंदी तुम्हें आ गई है, उसको रोज़ 1 घंटे करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में टाइम मिला तो मैं 2-4 टॉपिक करा दूंगी, जिसमें से क्वेश्चंस की हर बार उम्मीद होती है। 5-6 टॉपिक्स हैं भाई, संधि, समास, अलंकार, वाच्य है और वाक्य है, ये 4-5 है। अगर इनको भी कर जाओगे ना, तो 1 आधा नंबर तो तुम कुछ भी कर लो फिर भी कटना ही कटना है। 7 नंबर की हिंदी आती है, 5 टॉपिक कर जाओ, 5 में से तुम्हारे 5-6 नंबर आने ही आने हैं। 1 आधा नंबर कुछ भी करने से नहीं आना, छोड़ देना उसको, ठीक है? पढ़ने का पैटर्न बदलना पड़ेगा। तो अब आज डिस्कस करके फिर आपको कल इन्फॉर्मेशन देंगे। और अब देखते हैं आगे सैटरडे की छुट्टी करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं अपना सुबह आके क्यों ना 6-8 घंटे यहीं पढ़ें, ज़्यादा टाइम पढ़ें। जैसे हर टीचर जो उसके नज़रिए से पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर एक चीज़ फिर भी ये मान के चलना कि टीचर भी भगवान नहीं है। ये किसी को नहीं पता पेपर में कौन सा सेक्शन कहाँ से कैसे उठेगा, लेकिन एक जिम्मेवारी होती है पढ़ाना। तो हर टीचर अपने बिहाफ पे कोशिश करे कि वो इतना बेस्ट पढ़ा दे इस 1 महीने में कि तुम्हें भी चीज़ें आसान लगने लगे, ठीक है? तो अब ये मानो कि घर पे टाइम कम और आईसीएस में टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। खूब देर तक बैठ के अपना मेन क्लासेस डबल करा देंगे कि भाई साइंस की 1 सुबह लग जाए, 1 दोपहर बाद लग जाए 12 बजे के बाद, तो उससे डबल साइंस, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों निपटाते चले जाएंगे सर। ऐसे ही मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगेंगे वो दोबारा से, जैसे हिस्ट्री में से मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा आती है हर बार, तो उसको मैं रिवाइज़ करा दूंगी मेन सारे टॉपिक। फिर उससे आपको ये दिखेगा कि हाँ चीज़ें जो है फ्रूटफुल हैं। अब ये लास्ट का 1 महीना बहुत ज़्यादा मेहनत का महीना है, ठीक है? चलो अब जल्दी से किताब निकालो। उस दिन हम यूपीएससी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, वो अधूरा रह गया था शायद। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, चेक करना ये हो गया था कि रह गया था? किस पेज तक पहुंचे थे हम? 169। 69 तो पूरा हो गया था। 70 में भी ऊपर के पॉइंट नहीं हुए थे 70 के? अच्छा चलो, ये हम यूपीएससी पढ़ रहे थे ना। हाँ, इसकी बातचीत पूरी हो गई थी। देखो अब जरा बोर्ड पर, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बताओ कब बना था? 1 अक्टूबर 1926 को ये बना। जल्दी से सुन लो अब, 1 अक्टूबर 1926 को, यानी अंग्रेजों ने बनाया। तब इसका नाम यूपीएससी नहीं था, लिखना नहीं है, सुन लो। तब इसका नाम था पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी। फिर आप जानते हैं 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया,
जिसके तहत फेडरल, याद है, कोर्ट बना था, सुप्रीम कोर्ट का नाम। ऐसे ही ये 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद इसका नाम कर दिया, इसका ये था फर्स्ट, ये तो प्रेजेंट में है, इसका नाम कर दिया गया पब्लिक सर्विस कमीशन का फेडरल, यूपीएससी नहीं किया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये वर्ड तुम्हें याद दिलाता है कि फेडरल पब्लिक, हाँ वो सुप्रीम कोर्ट का फेडरल कोर्ट बना था। ये 35 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद बना। इसके बाद आप आज़ाद हुए 1947, तो ये तो 1926 में था, ये नाम पड़ा 35 के एक्ट के बाद। और तीसरी कंडीशन जो आज देख रहे हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जिस दिन आप आज़ाद हुए उस दिन के बाद से 50 तक आपको सोचने में समय लगा कि हम क्या बनेंगे। फिर गणतंत्र नहीं बने थे हम 1950, तो 1950 में जिस दिन आप गणतंत्र घोषित हुए उस दिन से आपने इसका नाम क्या कर दिया, यूपीएससी। तो यूपीएससी के 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये एस्टैब्लिश हुआ 1926 में, गांधी के जन्मदिन से एक दिन पहले। फिर इसको बनाया फेडरल, फेडरल मतलब संघीय वाला, जैसे कोर्ट बना था ऐसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पहले सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर फेडरल। फिर 50 में जब तुम गणतंत्र बने तो सेम डे इसको बना दिया यूपीएससी। आपको ये भी पता है इसी साल अप्रैल में इसका नया अध्यक्ष, नया चेयर, बिल्कुल इसके 31st चेयरमैन या चेयरपर्सन कह लो, ये बने हैं मनोज सोनी। मनोज सोनी की कहानी बड़ी शिक्षाप्रद है। एक लड़का बहुत गरीबी से में पैदा हुआ, हॉकर, हॉकर मतलब रेहड़ी वाले नहीं होते, रेहड़ी पे बेल्ट और ये बेचते रहते हैं, तो स्ट्रीट हॉकर का लड़का था ये। जब ये 5वीं में था ना, इसके पिताजी मर गए, एक्सपायर हो गए। 5वीं क्लास के बच्चे को अपना घर चलाने के लिए चौल होती है ना, गंदी सी बस्तियाँ, वहाँ पे अगरबत्ती बेचनी पड़ी। ये सोचो 5वीं का 10 साल 12 साल का लड़का, पिताजी गुजर गए, घर में कमाई का साधन नहीं, अगरबत्तियाँ बेचता था। वहाँ से फिर ये पढ़ते पढ़ते एक इंटरेस्ट सा जगह कि पढ़ना पड़ेगा। 10th में खैर ये नहीं कर पाए, 10th में फेल हो गए। देखो फेलियर बता रही हूँ, लाइफ का कहाँ से कहाँ ले जाता है। 10th में नहीं पास हो पाए, फिर भी पढ़ने की इच्छा जारी रखी। आगे जाके ऐसा इंटरेस्ट बना, जैसे मैथ्स वैथ्स कमज़ोर था, पॉलिटिकल साइंस बहुत बढ़िया थी, इनको बहुत अच्छी समझ थी, और इंटरनेशनल रिलेशंस, दुनिया के जो आपस के संबंध हैं विदेशों के, इसमें इंटरेस्ट जाग गया। और पॉलिटिकल और आईआर पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ गए कि देश में सबसे युवा वाइस चांसलर बने यूनिवर्सिटी के 40 साल में। 40 में तुम्हारा पीएम भी यंगेस्ट बना था ना। हाँ, ये सोचो वाइस चांसलर कौन बनता है जिसके पास ढेरों डिग्री, ढेरों एक्सपीरियंस होगा। और कैसे एक लड़का जिसके पिताजी 5वीं क्लास में गुजर गए, जो अगरबत्ती बेचता घूमता था गली मोहल्ले में, वो लड़का देश का 40 साल में 40 इयर्स में यंगेस्ट का खिताब है इसके नाम, वाइस चांसलर का। और वहाँ से एकेडमिक्स में इसकी इतनी बढ़िया पकड़ थी कि आज अगर तुम चेक करोगे ना इनका नाम, तो इसमें लिखा आएगा ये अकेडमिशियन है, यानी ये पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से संबंधित है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि देश का सबसे बड़ा बोर्ड जो पढ़ाई लिखाई के एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, यूपीएससी, इसका जो आज चेयरमैन है, इसकी कहानी कैसी थी, कितनी गरीबी से निकला। तो सोचो तुम लोग तो ब्लेस्ड हो, इससे जैसे खराब कंडीशन में, इतनी खराब कंडीशन में तुम में से कोई नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं था और आज हम इसको पढ़ रहे हैं। ये अभी बने हैं अप्रैल 2022 में, और अगले साल जून 2023 में ये हट जाएंगे। इनका टाइम पीरियड मैटर नहीं करता, कितने दिन कितने महीने, इनकी एज मैटर करती है। एज कितनी हो जाए, अगर कोई अगर कम एज में लग गया, मान लो ये 55 में लग जाते तो 65 तक नहीं रहते, फिर 6 साल देखते। तो या तो काम करते हुए उस पोजीशन पे 6 साल हो गए, या आपकी उम्र 65 साल। अब इनकी उम्र 65 अगले साल होने वाली है, तो ये मान लो ये 1 साल प्लस थोड़े से टाइम के लिए यहाँ पर आए हैं। आ गया समझ में? ये यूपीएससी के बारे में था। चलो जल्दी से पढ़ेंगे, पेज 170 पे आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट तुम कह रहे थे पढ़ना है ना। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य किसी समझौते के द्वारा और विधानमंडल द्वारा पारित इस आशय को कि उनके लिए एक ही लोक सेवा आयोग गठित कर दिया जाए। मैं उस दिन एग्जाम्पल दे रही थी, सिक्किम छोटा सा स्टेट है, आबादी कम है, हाई कोर्ट में जज भी कितने बैठे, 3। तो कहेंगे यार हम क्या ये अपना पब्लिक सर्विस कमीशन बनवाएं, इसका अध्यक्ष उसके पैसे बिना बात देने पड़ेंगे, तो एक काम करते हैं, अपना काम किससे करवा लेते हैं, यूपीएससी से। ऐसा कर सकते हैं। तो पढ़ो आगे, एक ही लोक सेवा आयोग गठित कर दिया जाए, सूचना से संसद को अवगत, टिक करो। ये अपनी खबर किसको देंगे वहां जाके, संसद। फिर संसद कहेगी यूपीएससी को कि आप इनका काम करा दो, या साझे का बना देगी 2-3 का।
संसद को अवगत करा दिया जाए तो संसद एक संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त मतलब ये यूपीएससी है या 2-3 का इकट्ठा? मान लो 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स की आबादी कम है या ज्यादा? तुम्हें कैसे पता? एमपी और एमएलए सीट्स, सबसे कम एमपी एमएलए सीट्स उसी तरफ है ना, एक याद है तुम्हें वो? तो इससे कंफर्म है कि वहां की आबादी कम है। तो सबको जरूरी है कि अपना अपना पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए या इकट्ठा भी बना सकती हैं? क्या इनका हाई कोर्ट इकट्ठा नहीं था तो पब्लिक सर्विस भी लेकिन ये बात किसको बताएंगे? ये संसद, फिर संसद डिस्कशन करेगी कि हाँ ये ठीक है कि नहीं है। चलो आगे पढ़ो। तो संसद इसका गठन करेगी, आर्टिकल 315। अगला पढ़ना, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और संयुक्त आयोग। अब जैसे 2 चीजें होती हैं, एक यूपीएससी है, स्टेट लेवल पे क्या होता है? हाँ, यूपीएससी और एसपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट और यूनियन। यूपीएससी किसके लिए काम करता है? या कह लो केंद्र के लिए। इसके सारी जितनी नियुक्तियां हैं, चाहे वो अध्यक्ष की हो जो सोनी की हुई थी, और या फिर मेंबर्स, या तो 9 या तो 11 सदस्य होंगे इसमें, 9 या 11। कंफर्म इसलिए नहीं होता क्योंकि ये बदल जाते हैं, कि कोई सरकार 9 बनवा देती है, किसी को लगता है 11 बनवा दें। जितने लोगों की नियुक्ति होगी, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये किसके लिए काम करता है? राज्य के लिए। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन अगर 7 बहनें या सिक्किम किसी के साथ कहे मेरा साझे का बना दो, मेरे बस की इसका खर्चा नहीं है, तो फिर साझे वाले की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कारण समझ में आ गया? राज्यपाल वो कहेगा मैं करूंगा, कहेगा मैं करूंगा, दोनों लड़ेंगे। इससे बढ़िया किससे करवा लो नियुक्ति? राष्ट्रपति से। तो जल्दी से टिक कर लो, संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त आयोग। संयुक्त मतलब 2 का साझे का। किसने बनवाया था संयुक्त? संसद ने। कागज संसद में गया था कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, संयुक्त को राज्यपाल मत टिक कराना, संयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। और राज्य लोक सेवा आयोग जो स्टेट का है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन अगर संयुक्त आ गया तो संसद नहीं, तो राष्ट्रपति। डिसीजन संसद लेगी, लेकिन नियुक्ति तो कोई एक आदमी करेगा ना, वो राष्ट्रपति होगा। चलो इसके बाद आ जाओ, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। मैंने बताया था 3 तरह के संबंध, फटाफट से बोलो। एक विधायी थे, एक प्रशासनिक थे और एक वित्तीय थे। विधायी में क्या आता था? कानून बनाना। अपनी अपनी लिस्ट थी ना, स्टेट अपनी लिस्ट किसको दे सकती थी? लेकिन राज्यसभा देगी 1 साल के लिए। क्या स्टेट्स इकट्ठी होकर अपने टॉपिक भी दे सकती थी? कम से कम 2, इमरजेंसी में अपने आप आ जाएंगे, सारे याद है। प्रशासनिक में क्या था? आईएएस काम करेगा, आईपीएस काम करेगा, आएंगे देश से, काम करेंगे राज्य के जिले का, तनख्वाह भी दे इसकी लेंगे राज्य की, लेकिन सारे काम कौन देखेगा? देश। हटाने की ताकत किसके पास? राष्ट्रपति के पास। इसके नीचे काम करने के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपने एसडीएम है और डिप्टी एसपी है, बनाते हैं ना ये। वित्तीय का मतलब क्या होता है? किससे जुड़ा? पैसा। और पैसे में 2 चीजें मेन आती हैं, एक होती है आपकी, एक को आप क्या कहते हैं? एक को आप कहते हैं टैक्स, और एक होता है रेवेन्यू। टैक्स क्या होता है? जो लोगों से लिया जाता है ना। अच्छा, इस रेवेन्यू को भी, रेवेन्यू दोनों में आ जाएगा। फी में बात करते हैं। फी क्या होती है? जिसके बदले हमें कोई सर्विस मिलती है। जैसे तुम यहाँ पढ़ रहे हो, तुमने यहाँ पे क्या पे की हुई है? फी। सरकार ने तुम्हारी फी के ऊपर हमसे क्या लिया हुआ है? टैक्स। तो जो टैक्स होता है ना, इसके बदले कुछ नहीं मिलता, ये एक तरह की वसूली है। जैसे वसूली शब्द नेगेटिव है, लेकिन ये फैक्ट है कि जैसे वो नहीं होते पुराने टाइम में जो थे राजा, वो भी वसूली करते थे, जबरदस्ती चुंगी कर ये सब लेते हैं। आज भी टैक्स की वसूली करती है सरकार। टैक्स की वसूली इसलिए करती है क्योंकि उसका ये कहना है कि जी हम देश का विकास कैसे करेंगे। कोई पुल, कोई हमें रेलवे ट्रैक, कोई बसें चलवानी है, कोई नेशनल लेवल पे बड़ा काम करना है, तो उसको हम नदी जोड़नी है या सड़कें गांव से जोड़नी है, तो उसके लिए हमें तुमसे पैसा लेना पड़ेगा, तुम अपनी मर्जी से नहीं दोगे, तो इसलिए हम उसकी क्या करते हैं? वसूली। टैक्स जो है ना,
ये एक तरह का बोझ है, क्योंकि हमें कोई सुविधा तो मिली नहीं। भाई तुमने कपड़े पहने, तुमने जूते पहने, तुमने पैसे दिए, बदले में सर्विस ली, तुमने जितने रुपए दिए उसके बदले के कपड़े जूते ले लिए ना। हमें लगता है चलो हमारा पैसा वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन इस टैक्स में लगता है कि हमें कुछ मिला तो हाथ नहीं, हमने अपनी चीजें जो हमने खरीदी हैं उन पे हर चीज पे टैक्स देना पड़ा। जैसे चीज के बदले कीमत भी दो, कीमत तो कहलाएगी फी, इसके बदले तुम्हें चीजें मिल जाती हैं, लेकिन किसके बदले कुछ नहीं मिलता। हाँ, उसके बदले मिल सकती हैं अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, अच्छी स्कूलिंग, अच्छे कॉलेज, अच्छा इंफ्रा, अच्छे रोड, जो कि नहीं मिलते। इसीलिए आपके देश में टैक्स का बड़ा घपला है। ये जो टैक्स है ना, ये जबरदस्ती लेती है सरकार, वो कहती है हमारा हक है। फी जो है ना, इसके बदले में आपको क्या मिलती है, एक सर्विस। तो ठीक है, अब आप नाई के पास गए बाल कटवाने, आपने उसको चार्ज दिया, उसने बदले में आपको अपनी सर्विस दी। आप कहीं भी जाते हैं, सर्विस से आप नाखुश मत जाइए। ये फीस जबरदस्ती की नहीं होती, आप कोई काम करवाएंगे तो आपको देनी है, आप नहीं काम कराएंगे मत दीजिए। लेकिन टैक्स आपकी मर्जी का नहीं है, आपने जो सामान खरीदा उस पर आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा, इसमें आपकी मर्जी नहीं चलती। इन दोनों में अंतर है, ठीक है। वित्तीय संबंध क्या है आपके देश में? आपने 3 लिस्ट पढ़ी है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या इनमें टैक्स के लिए मैंने कोई आर्टिकल बताए थे? क्यों? आर्टिकल 92 ABC नहीं बताए थे ये, जो जीएसटी के कारण हट गए थे और जिसके कारण इनके टोटल नंबर 100 से घट के 98 हो गए थे। तो टैक्स का ही तो मामला था। इन सब में तरीके दिए हैं। ये गवर्नमेंट देश वाली किस पे टैक्स लगाएगी? स्टेट वाली। कॉन्कुरेंट में कोई कॉमन टैक्स नहीं लगता, ये ध्यान से सुनना। समवर्ती सूची में टैक्स की कोई मद नहीं है, कोई टैक्स ऐसा नहीं है कि तू भी ले ले और तू भी ले ले, दोनों अलग अलग। हाँ, कोई टैक्स ऐसा हो सकता है कि ये ले, बाद में ये उसका बंटवारा इन तक कर दे, या कोई स्टेट ये कह सकता है कि भाई मैं टैक्स नहीं वसूल सकता, आप मेरे बदले टैक्स ले लो। केंद्र इकट्ठा करेगा, कुछ प्रतिशत अपने पास रखेगा, बाकी उसको दे देगा। कॉन्कुरेंट में टैक्स का टॉपिक नहीं है, दोनों के टैक्स अलग अलग हैं और इन्हीं टैक्सेस के चक्कर में इनकी मदें, इनके सब्जेक्ट घटे थे। अगर तुम्हें याद आता हो, 97, 100, 98, 66, 61, 59, ये 47, 52, याद है ना सबको ये? तो ये कैसे घटे थे? हाँ, ये मैंने कहा था डिजिट नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैंने बताया था थोड़ा अंदाजा रखना। 92, फिर 92 ABC आए थे, उस 92 और 92C को हटा दिया गया था 2016 में, जिसके चलते फिर आगे जाके GST 1 जुलाई 2017 में। तो ये चीज़ें टैक्स की तरफ इशारा तो कर रही हैं, तो वही संबंध बता रहे हैं वो कि इनके बीच में कौन सा संबंध भी है वित्तीय का, पैसे का, जिसमें टैक्स की बात करेंगे। चलो, हाँ जी, GST क्या है? समवर्ती का टैक्स नहीं, तो वो बट के जाता है ना भाई। नियम जो है, जैसे तुम कह रहे हो वो 9.5% वाला, समवर्ती में लिखित में नहीं है, वो पहले से पता है कि 18% पे आधा स्टेट का आधा सेंटर का। ऐसे समवर्ती का विषय नहीं लिखा GST, समवर्ती मेंशन नहीं किया गया। देखो पेज नंबर 170 पे केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध। वैसे टैक्स का ज़्यादा अच्छा टॉपिक जो है ना, वो इकोनॉमिक्स में कवर करते हैं, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट। भाई 14 जो है वो केंद्र लगाता है, 19 स्टेट लगाता है। दोनों का कॉमन ऐसा नहीं है, पैसे का बंटवारा एक अलग बात है। वो तो फिर मैंने अभी बताया कि ये वाले लोग कह सकते हैं इसको कि आप हमारा टैक्स इकट्ठा कर लो, ये छोटा सा हिस्सा रख के बाकी वापस कर देता है। वो GST इसमें पढ़ा देंगे सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। चलो, केंद्र राज्य जल्दी से पढ़ें। संविधान के भाग 12 कहाँ से कहाँ तक था? 264 से 300A तक, 63 तक तो पिछला था ना वो। चलो देखो, इसमें 268 से 281 स्पेशल वित्तीय की तरफ इशारा करता है। मैंने 2 बताए थे उस दिन, एक तो 280 बताया था और एक 19F बताया था ना। ठीक है, पढ़ो। आर्टिकल 268 से 281 के बीच संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में प्रावधान। तो किस भाग में वित्तीय संबंध हैं? 12। किसमें प्रशासनिक और विधायी संबंध हैं? 11 में विधायी और ये थे, फिर 12वें में वो सारा पैसा और वो सब आ गया था, वित्तीय वगैरह।
इसके बाद अगला पॉइंट सिर्फ पढ़ के समझने का है, उसमें पेपर में कुछ नहीं आएगा, पढ़ लो। केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व के साधन है ना, भाई पैसा आना जाना, उसके विभाजन के सिद्धांत क्या है? पहला, कार्यक्षमता, कौन क्या काम करता है। दूसरा, पर्याप्तता, किसको कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, उपयुक्तता, कौन हकदार है पैसे लेने के, कलेक्ट करने के। भारत में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की दो विशेषताएं। पहला पढ़ लो, संघ और राज्यों के बीच कराधान की शक्तियां, इसको टिक कर लो। कराधान इंग्लिश में है पावर्स ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन जबरदस्ती है या मर्जी है? फी क्या है? मर्जी है। भाई आप महंगे स्कूल में पढ़ोगे तो महंगी फी दोगे, आप कहीं पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी लोगे तो फी दोगे, वहाँ टैक्स नहीं है। लेकिन जो आपको वो सुविधा दे रहा है उस पर टैक्स लगा है, इसलिए आपकी फी पे भी टैक्स पे करना पड़ता है। देखो आगे, संघ और राज्य के बीच राजस्व का विभाजन। राजस्व मतलब होता है टोटल कलेक्शन, एक तरह से चाहे वो टैक्स से आया, फाइन से आया, उसको बोलते हैं टोटल कलेक्शन, मान लो। आगे पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट, कराधान की शक्तियों का विभाजन। अच्छा, कर कोई आदमी लगाता है, डीसी लगाता है, या कर के लिए नियम बनता है? हाँ, कर एक आदमी की मर्जी नहीं होती। जीएसटी याद है कितना टफ था लगाना? पहले संसद का 2/3, फिर राज्यों के पास गया था, फिर कितने से ज्यादा, आधे से ज्यादा विधानसभाएं मानी थी, तब जाके जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी आज की कहानी नहीं, बहुत पहले से था, लागू होने में कितने साल लग गए। तो कोई भी कर लगाना किसी सीएम, पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट का काम नहीं है। कर लगाने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और जिसे आप कहते हैं संसद देश में, और राज्य में क्या कहते हैं? विधान मंडल। इसमें सभा और वो सारे, इसके 3 पार्ट्स, इसके 2 भी हो सकते हैं और 3 भी, ये मिलके लगाते हैं टैक्स। अगर कोई टैक्स सिर्फ देश के हिसाब से लगेगा तो वो तो संसद लगा देगी, लेकिन कोई टैक्स अगर ऐसा है जिसमें कि ये लोग भी शामिल होंगे, तो फिर उसकी कंडीशन वही है जो जीएसटी वाली थी, कि इसने वो टैक्स लगा दिया, यहाँ से पास हुआ, 2/3 साइन हुए, फिर ये विधानमंडलों में जाके डिस्कस होगा, और आधी से ज्यादा। आप जानते हैं आपके यहाँ कितने विधानमंडल हैं? 30, 2800 स्टेट्स में और 2 यूटी में ना, यानी 16 कम से कम ये माने स्टेट्स कि हाँ भाई हम राजी हैं, इस तरह का टैक्स लोगों से ले लेना चाहिए, तब जाके फिर आपके देश में ये टैक्स के ऊपर काम होगा। किसी के ऊपर भी, एक जीएसटी तो अकेली बात हो गई, कोई भी नया कर लगाना हो तो उसके ऊपर यहाँ डिस्कशन होता है। पीएम कभी कर नहीं लगा सकता, ना सीएम लगा सकता, उनकी पावर ही नहीं है। और कर लगाना धन विधेयक का पार्ट होता है, क्योंकि टैक्स मतलब पैसा, तो पहले कहाँ पेश होगा? लोकसभा में। और किसकी मर्जी पहले ली जाएगी? राष्ट्रपति की, क्योंकि टैक्स पैसे से जुड़ा है। जल्दी से पढ़ेंगे। कराधान की शक्तियों का विभाजन, इसमें पहला पॉइंट सिर्फ पढ़ लो। आर्टिकल 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, नहीं तो नहीं। ये बस इतना टिक कर लो, कोई कर विधि, यानी विधि के बिना, कानून के बिना, जब तक कानून नहीं बनेगा आप टैक्स नहीं ले सकते किसी से भी। सेकेंड लाइन को पीछे अंडरलाइन करना, कोई कर या टैक्स विधानमंडल द्वारा ही लगाया जा सकता है, न कि कार्यपालिका या प्रशासनिक आदेश द्वारा। प्रशासनिक आदेश कौन देगा? ये आईएएस, एसडीएम या डीएम या इस तरह के लोग, ये टैक्स नहीं ले सकते। टैक्स के लिए कानून बनेगा, और कानून सिर्फ 2 जगह बनता है, देश का कानून संसद में और राज्य का विधानमंडल में। अगला पॉइंट पढ़ो, तो ये टिक कर लेना, कार्यपालिका नहीं लगा सकती, यानी सीएम पीएम नहीं, न राष्ट्रपति राज्यपाल, और न ही प्रशासन। अगला पॉइंट, आर्टिकल 265 कहता है टैक्स लगाने का प्रतिषेध करता है, शुल्क लगाने का नहीं। तो टैक्स लगाने को रोक देता है कि भाई ऐसे कोई आदमी टैक्स नहीं लगा सकता, लेकिन फी कोई भी गवर्नमेंट किसी भी काम के लिए ले सकती है, किसी भी चीज के लिए। प्राइवेट तो लेंगे ही, सरकार भी। कर एक सामान्य भार है, इसको अंडरलाइन करो, ये जबरदस्ती ढोना पड़ता है, कर भार है ये लोक प्रयोजन के लिए अनिवार्य, लोक प्रयोजन मतलब जनता की भलाई के लिए, लोगों के लिए अनिवार्य धन की वसूली है। डबल टिक कर लो, ये जबरदस्ती वसूलते हैं इसको। जैसे कोई गाड़ी लेता है तो रोड टैक्स पे करना पड़ता है ना, अगर वो कहे मैं नहीं देता रोड टैक्स तो गाड़ी उतरेगी ही नहीं रोड पे। रोड पे उतरने की शर्त ही आप रोड टैक्स दोगे कि भाई रोड पे आपकी गाड़ी चलेगी। क्या रोड टैक्स के बाद कभी टैक्स नहीं देना पड़ता? जहाँ जहाँ से गाड़ी जाएगी वहाँ से टोल टैक्स दोगे। वो क्या कहते हैं, हम क्यों वसूल रहे हैं पैसा? तुम्हारे लिए, लोक प्रयोजन के लिए। आगे पढ़ो, शुल्क क्या होता है? शुल्क मतलब फी, इसके बदले आपको क्या मिलेगी? सर्विस। फ्री में कोई फी नहीं लेता, फी के बदले कोई ना कोई सर्विस मिलेगी। ठीक कर लो, शुल्क या फी किसी विशिष्ट सेवा के बदले दिया जाने वाला धन होता है। तो किसमें आपको लगता है कि ठीक है यार मेरे पैसे वसूल हो गए?
और किस में लगता है जबरदस्ती पे करना पड़ता है, लेकिन वो वसूली है, वो तो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, संघ सूची में वर्णित विषय प्रविष्टि दे रखे हैं, ये याद नहीं करनी, सिर्फ आइडिया रखना। 82 से 92 ग, हम क्या जानते हैं इनके बारे में? 92 क ख ग बाद में ऐड हुई थी, ये बात हमें पता है ना। फिर इनमें से कौन सी हटा दी? 92 और 92 ग हटा दी। ऐसे डिजिट नहीं आते कभी, लेकिन फिर भी एक आइडिया सा रखें। आगे पढ़ लो, संघ सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। कौन सी लिस्ट पे केंद्र सरकार कर लगाएगी? संघ में। संघ में से ही तो कट गए टॉपिक। आगे पढ़ना, इन्हें संघीय कर या यूनियन टैक्स कहा जाता है। इसमें कुल कितने विषय हैं? आगे पढ़ो, संघ सूची में वर्णित करों का उल्लेख केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में। ये इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगला पॉइंट करो, राज्य सूची में वर्णित विषयों पर, ये प्रविष्टि है 45-53, नहीं पूछेंगे, प्रविष्टि मत देखना, पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को है। इसमें कितने विषय हैं? देश वाले में 14 थे। आगे पढ़ो, इन्हें राज्य कर या स्टेट टैक्सेस कहते हैं। यदि राज्य चाहे तो उनके द्वारा ये अधिकार केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जा सकता है। राज्य को कितनी फ्रीडम दे रखी है ना, कि भाई अगर उसे लगता है कि यार मेरा टैक्स कलेक्शन कौन कर ले? सेंटर। फिर सेंटर पैसा रख लेगा या वापस करेगा? वापस करेगा, कुछ प्रतिशत रख के बाद में वापस कर देगा। अंडरलाइन करना, ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा संग्रहित कर राजस्व उस राज्य सरकार को दे दिया जाता है। तभी तो करों का बंटवारा करना होता है। जैसे किसी स्टेट ने अगर दे दिया, भाई ये वाला, वो नहीं था स्टेट लिस्ट पे 2 राज्य सरकारें कह दें कि हमारी लिस्ट पे आप काम कर दो, तो ऐसे ही स्टेट अपने कर का कलेक्ट करने का काम किसको दे देती है? केंद्र। तो केंद्र पैसा रख लेगा या पैसा देगा? पैसा देगा। नेक्स्ट देखना, करों के संबंध में कोई समवर्ती सूची नहीं है। इसको डबल टिक कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो यहाँ। करों के संबंध में समवर्ती सूची अलग से नहीं बना रखी कि जिसका मन करे दोनों कलेक्ट कर लो, नहीं। कर या तो स्टेट करेगी या सेंटर करेगी, या फिर बंटवारा पहले से लिखित में होगा कि इनको 9.5% बांटना है। अवशिष्ट विषयों पर, अवशिष्ट पे बताओ कौन लगाएगी? केंद्र। और केंद्र कहाँ नंबर 1 है? संसद में। याद है अवशिष्ट का एक आर्टिकल भी था स्पेशल, 248 में सारा अवशिष्ट का ही तो टॉपिक था। और फिर 249, 50 वगैरह हमने इसकी विधायी पावर्स में पढ़ा था, उसी से संबंधित है। तो करों के संबंध में कौन सी सूची में अलग से वर्णन स्पेशल नहीं है? समवर्ती में। अवशिष्ट विषयों पर कर लगाने का अधिकार केंद्र को दिया गया। इसको टिक कर लो, अवशिष्ट का अधिकार केंद्र। केंद्र मतलब टैक्स है तो सिर्फ कार्यपालिका या संसद? तो ये समझ जाना, इस केंद्र का मतलब संसद है। डिस्कशन संसद में होगा, जिसमें उपहार कर, समृद्धि कर, व्यय कर आदि शामिल हैं। इसके अगले पॉइंट पे आ जाओ, उधार, ऋण लेने की शक्ति। इस ऋण से पहले देखना, एक पेज मैंने पीछे छुड़वाया था शायद, एक बार चेक करो। 168 शायद हमारा आधा ही रह गया था, ऊपर वाला ही तो पढ़ा था बस। ये तो रह गया था, राज्य के ऊपर संघीय नियंत्रण की विधियां, रह गया था ना ये। ठीक है, कुछ नहीं है, तुम्हें आता है, बस इसको शब्दों में इन्होंने लिख दिया। बोर्ड पे देखो, पहले सुन लो, समझ लो। आर्टिकल 355 याद है क्या था? राज्य सारे काम किसके अकॉर्डिंग करेगा? संविधान। नहीं कर पाया तो 356। उसी तरह की सारी बातें हैं। जैसे आपके देश में राज्य की जिम्मेदारी है, क्या वो किसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे? केंद्र। केंद्र ने कह दिया नोटबंदी होगी, तो क्या कोई स्टेट, चाहे वहां बीजेपी की सरकार नहीं थी, मना कर पाया? नहीं। अगर केंद्र ने पॉलिसी चला दी कि हर देश के हर गांव को अपने राज्य के मुख्य जिलों से जोड़ना है, तो क्या स्टेट कह देगा मैं नहीं जोड़ता? अगर केंद्र ने कह दिया हर घर जल पहुंचाना है, तो क्या राज्य कह देगा कि मैं नहीं पहुंचाऊंगा? यानी बड़े प्रोजेक्ट जो कौन बनाता है, उस पर किसको काम करना पड़ता है? हाँ, ये कंपलसरी है, ये संविधान के अकॉर्डिंग है। कोई भी जैसे देश है, किसी भी स्टेट को या सब स्टेट्स को कह सकता है कि अपने यहाँ एससी और एसटी की भलाई के लिए आप ये काम करो, तो क्या स्टेट मना कर देगा? नहीं कर सकता। ये इन दोनों के अलावा दूसरा एक माइनॉरिटी सेक्शन होता है ना, जिसे आप क्या कहते हो? अल्पसंख्यक। कौन होते हैं अल्पसंख्यक? जिनकी टोटल पॉपुलेशन कम है। सब आपके देश में अल्पसंख्यक हैं सिवाय हिंदुओं के। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये 6 तो लिखित में है ना। इनके बारे में निर्णय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक के लिए अगर कोई पॉलिसी बनाई जाए, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिल्ली से उठाते हैं। दिल्ली में अगर आप कभी गए हैं तो आप देखेंगे लगभग स्कूलों के बाहर
3 लैंग्वेज में स्कूल का नाम लिखा होता है, एक तो इंग्लिश में, एक हिंदी में। इंग्लिश में लिखा मिलेगा, हिंदी आजकल एक नया ट्रेंड चल गया, अब आपको उर्दू में भी नाम लिखा मिलेगा। ये उर्दू कहाँ से आई? क्योंकि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी केंद्र किस पे डाल सकता है? राज्य पे। आपको पंजाबी में भी लिखा मिल जाएगा कुछ इलाकों में, ये 3-4 लैंग्वेजेस में मिलता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। और आप देखेंगे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उर्दू टीचर्स की अलग से वैकेंसी भी आती हैं, पता है ये बात तुम्हें? पंजाबी टीचर्स की। कारण अगर देश ने इन लोगों का ध्यान रखने की पॉलिसी बना दी तो फिर स्टेट को इनका ध्यान रखना है। अगर देश ने ये कह दिया कि हर स्टेट अपने यहाँ पे जो माइनॉरिटी हैं इनकी भाषा का भी संरक्षण करेगा, तो स्टेट ये नहीं कह सकता नहीं मैं तो नहीं करता संरक्षण, तू अपने आप कर ले। उसको संरक्षण करना है, वो तनख्वाह देगा, स्टेट से जाती है इनकी सैलरी, स्टेट के फंड में से। पर क्योंकि निर्देश किसने दिया है? केजरीवाल की सरकार केंद्र की सारी बातें मानने को मजबूर है अगर वो राज्य की भलाई या माइनॉरिटी की भलाई या SC/ST की भलाई के लिए काम किया जा रहा है, मना नहीं कर पाएगा। तीसरा, आप सब जानते हैं नेशनल हाईवे बनाना किसकी जिम्मेदारी है? NHAI लिखा है ना जगह जगह, लेकिन NHAI इतनी फालतू है कि रोड बना के वहां बैठी रहेगी, टूट तो नहीं गया, गड्ढा तो नहीं भरना पड़ेगा। अगर कोई भी उसका रख रखाव या उसकी मेंटेनेंस करने का या ध्यान रखना है तो क्या केंद्र स्टेट को कह सकता है रोड बना दिया अब तू ध्यान रखेगा? बिल्कुल। यानी नेशनल हाईवे बना तो वो देगा, लेकिन अगर वो कहे कि भाई किसी पुल को जोड़ना है या कुछ इस तरह की इसके मेंटेनेंस है तो फिर ये किसको निर्देश देगा? वरना तो पूरे देश में ये बैठा ही रहेगा। इसने स्टेट में बना के दे दिए रोड और सारी चीजें, लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस तो कह सकता है ना रोड इसको स्टेट को कि भाई तू भी तो टैक्स लेता है, मैंने रोड बना दिया, इसका मेंटेनेंस तू कर, ऐसा कर सकता है। बड़े कंस्ट्रक्शन NHAI करेगा, लेकिन पुलों का निर्माण या कहीं छोटी मोटी टूट फूट है, कोई गड्ढा भरना है तो NHAI कह देगा, स्टेट को इंस्ट्रक्शन देगा भाई उस हाईवे पर ये शिकायत है इसको ठीक करो। ये सब काम कर सकता है। ये सब इसके आपस के संबंधों की चर्चा में आएंगे। आ गए समझ में? ये SC/ST देश में रहते हैं, लेकिन देश में राज्यों में रहते हैं, तो SC/ST के लिए पॉलिसी कौन बनाता है? लेकिन उसको फॉलो किससे करवाएगा? ऐसे ही अल्पसंख्यकों की पॉलिसी तो बना देगा देश, लेकिन फॉलो किससे करवाएगा? क्या स्कूलों में मातृभाषा में पढ़ाने के आदेश जारी हो सकते हैं? हो सकते हैं। और अगर ऐसे हो गए तो उन टीचर्स की भर्ती कौन करेगा? राज्य करेगा। तभी तो उर्दू भाषा के टीचर, पंजाबी भाषा के और इस तरह के टीचर रखे जाते हैं। क्लियर ना सबको? ये यही सब बातें इसमें हैं। देखो पेज 168 का सेकंड हेडिंग पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ यूनियन कंट्रोल ओवर स्टेट्स। राज्यों के ऊपर संघ के नियंत्रण के तरीके क्या हैं? किसी भी राज्य में ऑपोजिशन की सरकार हो, वो भी सरकार के काम को मना नहीं कर सकता, मानना पड़ेगा। पहला पॉइंट देखो, राज्यों का दायित्व क्या है? ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट्स। संविधान के अनुसार, अंडरलाइन करना, राज्यों को अपनी कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन होता रहे। क्या केंद्र सरकार के किसी कानून को काटने के लिए नियम बनाया जा सकता है? और अगर बना दिया, समवर्ती सूची में बना दिया, तो क्या होगा? तो केंद्र की चलेगी। ये हमें पहले से ही पता है, इसलिए ऐसा काम क्यों करेंगे? इसके आगे पढ़ लो। हर राज्य का कर्तव्य है कि वो संसद के कानूनों को अमल में लाने के लिए हर संभव उपाय काम में लाए। और अगर वो उपाय नहीं कर पाए तो कौन सा आर्टिकल? 356 लगेगा। अगर तुम नहीं कर पाए काम तो 356 लगेगा। राज्यों का, इसको अंडरलाइन करो, राज्यों का ये दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो केंद्रीय प्रशासन में कोई बाधा उत्पन्न न होने दें। आर्टिकल 257। ये 356-55 की बात नहीं कर रहे, वो ऐसी बातें इसी से जुड़ी, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। मान लो इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में कौन कराता है इलेक्शन? देश वाला या राज्य वाला? देश वाला। MP MLA सबके इलेक्शन। अब वो देश वाला इलेक्शन कमिश्नर आया, उसने कहा भाई ठीक है, हम लोग एक आइडिया लेते हैं, असम में इलेक्शन कराना है। असम में इलेक्शन कराना मुश्किल होगा या बहुत आसान होगा? बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे इलाके दूर दराज में हैं, जहाँ कोई क्या नहीं बनाए गए हैं? रोड्स। और जहाँ आज भी घने जंगल हैं, जहाँ आज भी साधन हाथी है।
अब सोचो दिल्ली से एक टीम भेजी गई, जाओ भाई तुम लोग जाओ और वहाँ काम करो। यहाँ से गए लोग सवार होके, उनको स्पेशल भिजवाया गया और सारे सामान ईवीएम वगैरह लेके पहुँचे। अब वो वहाँ जाके वो हाथी कहाँ से अरेंज करेंगे? तो वो खड़े में कोई हाथी वाला आएगा, और सोचो उस दिन हाथियों की स्ट्राइक हो गई, जो हाथी पे तो खड़े ही रहेंगे कि इलेक्शन नहीं होगा? ये किसकी जिम्मेदारी है कि तुम मुहैया कराओ? ये राज्य सरकार। एनसीईआरटी में एक पिक्चर बना हुआ है, उसमें ये दिखाया गया है हाथी के ऊपर ईवीएम मशीन पकड़े 2-4 आदमी बैठे हैं, और उसके नीचे लिखा गया है कि ये असम के इलाके में चुनाव कराने के लिए जाती हुई देश के लेवल से आई टीम है। तो ये जिम्मेदारी, अब असम कह दे मुझे नहीं पता भाई क्या करना है, तो असम में क्या लगवा दिया जाएगा फिर कि तुम, तो ये लिखा हुआ है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे यहाँ काम करने आए केंद्र के आदमी, तुम दोगे स्कूल और सुविधा। चलो हाथी उसने अरेंज कर दिए। उसके बाद इलेक्शन कहाँ होते हैं ज़्यादातर? तो स्कूल की बिल्डिंग, पानी, टॉयलेट, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये उस स्टेट की। असम सरकार की जिम्मेदारी है स्कूलों में पानी हो, स्कूल के टॉयलेट्स क्लीन हो। अब मान लो वो ताले जड़ के चले जाएंगे, हमें नहीं पता, बाहर ही बैठ के करा लो इलेक्शन, तो ये कहेंगे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, 257 तुम लोग नहीं कर रहे हो, तुम दायित्व का पालन नहीं कर रहे, और इसलिए 356 लगेगा। इसीलिए देखना हर स्टेट अलर्ट होता है, पूरा स्टेट एकदम से, जैसे ना सारे डीसी और ये सब अलर्ट रहते हैं जब क्या होता है किसी भी इलाके में चुनाव देश के लेवल पे होता है, लेकिन जिम्मेदारी स्टेट की है। ये लिखित में है ये बातें। और चुनावी ड्यूटी को पता है क्या मानते हैं? इमरजेंसी की ड्यूटी। कोई भी आदमी, किसी के भी घर में कुछ भी हो जाए, चुनावी ड्यूटी से कोई छुट्टी नहीं मिलती, और इसमें सीधे नौकरी जाती है। सरकारी लोग होते हैं जितने लोग इलेक्शन की ड्यूटी पे आते हैं ना, ये टीचर्स और पुलिस वाले होते हैं। पुलिस वाले सिक्योरिटी में, और सारे टीचर्स होते हैं। किसी को कोई ये नहीं कह सकता जी मेरा घर तो बहुत दूर है, मेरे यहाँ से सुबह 4 बजे बस नहीं आती, एक दिन पहले आके तू कहीं पढ़, हमें नहीं पता। नौकरी, ये 2-3 चीजें ना नौकरी के टाइम पे बताते हैं। अगर देश पे दिक्कत आ गई 352, तो तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा जी बच्चा बीमार है, जी मेरी घर में किसी की डेथ हो गई, वो नहीं सुनेंगे। दूसरा, देश पे आपदा आ गई, कहीं पे मान लो ये बम फट गया या इस तरह की प्रॉब्लम। और तीसरा, इलेक्शन। ये आपकी जब एक वो मिलती है ना कागज पत्री, उसमें लिखी होती हैं बातें। इन 3 को आप ये मानेंगे कि आप सिर्फ ड्यूटी के लिए हैं, तब आपका परिवार, आपका घर, आपके बीवी बच्चे, आपके माँ बाप सब पीछे हैं। इलेक्शन ड्यूटी से कोई छुट्टी नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्शन से बड़ा देश में, लोकतंत्र से बड़ा कुछ है नहीं, ना इलेक्शन के टाइम पे ना इमरजेंसी। अब ये पेंडेमिक फैला, तो तुम्हें पता है टीचर्स की ड्यूटी लाश गिनने में लगा दी थी। दिल्ली में पता है क्या ड्यूटी दी कि तुम जैसे 4 टीचर के टिक कर दिए, इस स्कूल के ये 4 टीचर उस शमशान घाट के बाहर खड़े होंगे और लाश गिनेंगे। तुम सोचो टीचर का काम बोर्ड पे पढ़ाने का है, लाश गिनने का, लेकिन उन्हें करना पड़ा वो काम, क्योंकि ये इमरजेंसी की ड्यूटी आप इससे मना नहीं करेंगे। वही बता रहे हैं कि स्टेट की जिम्मेदारी है सारी। पढ़ो आगे। तो 257 हो गया। इससे अगला, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है, पढ़ लो सिर्फ। 256 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून, अब जैसे संसद ने जीएसटी बना दिया तो फिर सबको मानना है, और उस राज्य में विद्यमान कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए, अंडरलाइन करो, केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए सैनिक और राष्ट्रीय महत्व के मार्ग और पुलों का निर्माण। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश में कोई पुल बनाना है जिसकी कनेक्टिविटी से हमारी फौज स्टेबल बनती है, ताकत आती है फौज में, तो क्या देश की सरकार कह सकती है वहाँ की असम सरकार अरुणाचल की पुल बनवाई है वो, कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। देखो, राष्ट्रीय और सैनिक महत्व के मार्गों और पुलों का निर्माण केंद्र सरकार करती है। 99% काम कौन करती है? लेकिन मेंटेनेंस और उनको कह सकती है कि आप करवाओ, परंतु केंद्र को यह अधिकार प्राप्त है कि इस प्रकार के मार्गों का निर्माण और उनका उचित रखरखाव के लिए वो राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। और क्या राज्य मना कर देगा? वैसे तो कोशिश करता है केंद्र की, वो अपने आप, उसका एक संगठन है ना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करके, वो पूरे बॉर्डर पे रोड्स बनाती है। लेकिन अगर मान लो केंद्र कोई फोन घुमाता है, केंद्र से बड़ा अधिकारी, कि भाई आप लोग उस काम को अपने लेवल पे वहीं करवा दो, हमारे पास टीम नहीं है, तो क्या स्टेट मना कर देगा? नहीं, फिर स्टेट को करवाना पड़ेगा वो काम। नेक्स्ट देखना, आर्टिकल 339, तुम्हें याद हो 339, 342, ये 344 इस तरह के इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, पढ़ो। ऐसी योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है जो, अंडरलाइन करना, एसटी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक है। क्या केंद्र कोई एससी एसटी की पॉलिसी राज्य को कह के पूरी करवा सकता है? बिल्कुल, वो कहेगा इनका डेवलपमेंट के लिए स्कूल खोलने पड़ेंगे। नेक्स्ट,
आर्टिकल 250 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक, टिक कर लो, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं निश्चित करने के लिए केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। जैसे किसी इलाके में तमिल बोलने वाले हैं तो क्या केंद्र सरकार उस इलाके में कह सकती है कि गांव में तमिल के टीचर्स भेजे जाएं? बिल्कुल भेजे जाएं। नेक्स्ट देखना, आर्टिकल 351 के अनुसार, ये टिक करो, हिंदी भाषा का विकास। तुम्हें याद है हिंदी हमारी क्या है? क्या देश स्टेट के लिए ये रूल बना सकता है कि हर राज्य सरकार के हर स्कूल में, सरकारी स्कूल में हिंदी दिवस मनेगा? क्या ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन आ सकती है? या हिंदी पखवाड़ा मनेगा? बिल्कुल। और स्टेट को मनाना पड़ेगा या मर्जी चलेगी? मनाना पड़ेगा, अगर ऊपर से इंस्ट्रक्शन। तुमने देखा ना इस बार वो आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर झंडा, तो क्या किया स्टेट ने? केजरीवाल की आप पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी ने क्या मना कर दिया कि हम नहीं झंडे बांटेंगे? क्या झंडे बांटने में करोड़ों रुपए के बिल नहीं बने होंगे? हर एक बच्चे को ना झंडा, चाहे वो बहुत घटिया क्वालिटी का था, उसका कपड़ा बहुत ही खराब था, लेकिन हर बच्चे के लिए वो एक एक डंडा सा और वो झंडा, दोनों चीज़ें दी गई। अब सोचो किसी किसी स्कूल में, हमारे सरकारी स्कूलों में ये हाल होता है, एक परिवार के 4 बच्चे हैं अलग अलग क्लास में, तो चारों को झंडे मिलेंगे। एक घर में तो एक में रहते हैं ना, पर चारों को मिले। ऐसे कितने दिल्ली में, हरियाणा में कितने स्कूल, कितने बच्चे। कई जगह बीजेपी की नहीं भी सरकार है, तो क्या मना किया कि हम नहीं मनाते अमृत? किसने इंस्ट्रक्शन दिया? देश ने कहा हर घर झंडा पहुंचेगा, हर स्कूल में पढ़ने वाले को झंडा मिलेगा, तो देना पड़ा। ये करोड़ों का प्रोजेक्ट था, ये इसमें बहुत रुपया गया। इसमें भी दिल्ली में वो जो एक एक मेन झंडे नहीं, कहीं कहीं बड़े बड़े, 5 करोड़ का बता रहे थे शायद, 5 करोड़ का वो एक झंडा था, उसकी लागत, उसमें इतना बड़ा पोल लोहे का, उसके आसपास का एरिया, बड़ा महंगा पड़ा था ये। 50 लाख या 5 करोड़, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, पर ये मतलब महंगा प्रोजेक्ट था ये बहुत। चलो अगला देखो क्या कहते हैं ये, हिंदी भाषा के विकास के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश। नेक्स्ट 355 कहता है राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाए। 355 तो तुम जानते ही हो, 56-55 वाले। केंद्र किसी राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकता है, और अगर नहीं माना तो वो फिर 356, अगला पॉइंट वही है। आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा राज्य के सभी या किन्हीं कार्यपालिका की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। कौन सी पावर नहीं मिलेंगी? 356 में कौन सी पावर बिल्कुल नहीं यूज कर सकते? न्यायपालिका, जुडिशरी को कोई फर्क नहीं पड़ता 356 लगे या हटे, वो अपना काम अपने हिसाब से करेगा। अगले पेज पर आ जाओ, आर्टिकल 356 पढ़ो। यदि राज्य की सरकार, ये अंडरलाइन कर लो, केंद्र के निर्देशों का पालन न करे, जैसे 55 तो था पॉजिटिव, वो क्या कहता था? तुम्हें बात माननी है। 56 क्या कहता है? नहीं मानी तो 356। राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है कि राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो गया। ये नेगेटिव भाषा है ना, विफल हो जाना। इस घोषणा का ये परिणाम होगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू। इससे अगला पढ़ रखा है कि नहीं? नहीं पढ़ रखा, जल्दी से पढ़ो। नहीं, ये कहाँ पढ़ा? संघीय कृत्य सौंपना। संघीय कृत्य कर लिया? नहीं किया ना। इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो। क्या देश की जो सरकार है, जैसे सबसे पहली प्रायोरिटी किसका डेवलपमेंट करना होता है? देश किससे बना है? राज्य किससे बने हैं? राज्य में छोटे छोटे जिले हैं, फिर जिलों में क्या है? गांव ना, तो पंचायत, फिर ये स्टेट, और ये फिर सेंट्रल। ये 3 तरह की लोकल गवर्नमेंट आ गई, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर देश की सरकार। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब, जैसे देश है, देश को तो मोटी मोटी बातें पता हैं, असली बातें किसको पता है? राज्य। और राज्य से भी असली बातें किसको पता है? जिले। और जिले से भी नीचे गांव को, क्योंकि डेवलपमेंट की शुरुआत यहाँ से होती है। तो अब देश का आदमी इनसे तो कैसे जुड़े? भाई ढेरों, इतने सारे लाखों लोगों से, करोड़ों लोगों से कैसे जुड़े? तो उसने कह दिया कि भाई गांव की भी जिम्मेदारी राज्य निभाता होगा। उसको ऐसा लगता है कि हर राज्य के बड़े आदमी को पता होगा मेरे इस ब्लॉक के गांव कमजोर हैं, ये वाला मेरा ब्लॉक बढ़िया है। तो इसने एक काम किया, इसने कहा मैं इनसे नहीं जुड़ सकता, लेकिन मैं इससे खबर लेता रहूँगा टाइम टू टाइम। देश का जो पीएम है वो हर स्टेट, चाहे वहाँ बीजेपी है, गठबंधन है, कांग्रेस है, बसपा है, कोई भी है, वो कहता है मैं इससे लगातार कांटेक्ट में रहूँगा। और उस टाइम पर जब ये किताब लिखी जा रही थी संविधान नाम की, तब कहा गया था कि एक अंतर्राज्यीय परिषद बना लेना, जिसमें पूरे राज्यों के सीएम और जितने यूटी हैं उनके, जो यूटी के हेड होते हैं या तो वो प्रशासक होते हैं या फिर एलजी होते हैं, लेकिन 2 यूटी में तुम्हारे यहाँ सीएम भी है। ये 3 चीज़ें हम जानते हैं ना।
तो ये कहा गया था उस टाइम पर उस किताब में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि देश का पीएम हर स्टेट के सीएम को एक बैठक ले बुला के, तो 28 तो सीएम वो हो गए, 2 ये हो गए दिल्ली पौंडीचेरी वाले, हर जगह यूटी में या तो प्रशासक बैठा है या एलजी बैठा है, जो भी बैठा है, इन सबको बुला के और एक बड़ी मीटिंग रखे, हर एक से पूछे इसके यहाँ क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं, क्या और अच्छा हो सकता है। जैसे बिहार का सीएम जो बात कहेगा, क्या दिल्ली का सीएम भी वही बात कहेगा? नहीं ना। हरियाणा के सीएम की डिमांड अलग होगी और बिहार के सीएम की डिमांड अलग होगी, राजस्थान की अलग। तो उनसे पूछे आपके यहाँ कैसे डेवलपमेंट में हम क्या मदद कर सकते हैं। दूसरा, आपके यहाँ कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी डेवलपमेंट में बाधक हैं, क्या सबकी बाधाएं सामान्य होंगी या अलग अलग होंगी। राजस्थान की बाधा पानी हो सकता है, हरियाणा की बाधा पानी नहीं है, हरियाणा की बाधा कुछ और हो सकता है। तो इनसे बैठ के, मान लो ये हेड है पीएम, और यहाँ हर सीएम को बैठा के, इनको एलजी वगैरह को बैठा के, और सबसे पूछे कि क्या बेहतर कर सकते हैं आपके डेवलपमेंट के लिए। बहुत अच्छी बात थी, लेकिन दिक्कत ये है कि इसके ऊपर किसी ने काम ही नहीं किया। ये बहुत पहले हमारे अंबेडकर, गांधी, नेहरू के टाइम पे ये सोचा गया था कि ऐसा करेंगे, पर हुआ नहीं। इसके ऊपर काम किया 1990 में। वीपी सिंह नाम के आपके पीएम बने थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, याद है? चले भी नहीं थे 1 साल, लेकिन 2 अच्छे काम हुए थे इस टाइम पर। एक तो ये बना था, ये अंतर्राज्यीय परिषद जो पहले से किताब में थी वो बाहर आ गई। 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद को गठित कर दिया गया और इसकी बैठकों के ऊपर काम हुआ, लेकिन ये बस गठित करके फिर भूल गए। अब मोदी जी ने इसकी 2-3 बार लगातार बैठकें ली हैं। वैसे प्रावधान ये किया गया था कि 1 साल में इसकी 3 बैठक रखना। 1 साल में 3 बैठक का मतलब 4-4 महीने में बैठक कर लो, कहाँ क्या डेवलपमेंट हो सकता है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन काम नहीं किया गया। इनके टाइम में एक तो अच्छा काम ये हुआ था, और एक अच्छा काम 1990 में ये हुआ था कि कावेरी जल विवाद, कावेरी पता है सब लोगों को, एक ऐसी नदी दक्षिण भारत की जिसमें पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा, जो 12 मासी है। साउथ की सारी नदियाँ सीजनल हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, क्योंकि पानी सिर्फ बारिश में मिलता है। लेकिन कावेरी की खासियत है, इसको आता जाता मॉनसून पानी दे के जाता है। आता हुआ मॉनसून कर्नाटक में बारिश करता है और लौटता मॉनसून तमिलनाडु। तो इसीलिए इसको दोनों बारिश का पानी, आते और जाते मॉनसून का खूब पानी मिलता है। इसीलिए इसकी प्रकृति जो बन गई वो 12 मासी बन गई। अब जिसमें पानी ज़्यादा, उस पर लड़ाई भी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। इस पे कर्नाटक चाहता है हरमन थ्योरी को फॉलो किया जाए। हरमन थ्योरी क्या है पानी की, कि जिसके यहाँ से निकलेगा ना उसका हक है, ये कहना है हरमन थ्योरी का। पर ये ठीक है या गलत है? अगर ऐसा होगा तो गंगा पे किसका हक हो जाएगा? सारा उत्तराखंड का। फिर तो बैठे रहेंगे हरियाणा, यूपी, बिहार, बैठे रहो कि भैया पानी आएगा, वो छोड़ेगा ही नहीं पानी को। तो नदी किसी एक की बपौती नहीं है, वो हरमन सिद्धांत। जब पहले कभी ये एम पढ़ाया था, मैसूर, मद्रास, एमपी, याद है? 3 स्टेट्स बताए थे तुम्हें। तो उस टाइम मैसूर और मद्रास ने बैठ के एक संधि की थी, जिसके तहत कहा गया था भाई ये नदी बहुत लंबी है, ये 803 किलोमीटर लंबी है और इसका मेन हिस्सा कर्नाटक में है। तो कर्नाटक को 1% भाई इतना पानी तेरा, आगे का पानी तमिलनाडु के लिए छोड़ देना। कुछ पानी इसका पुदुचेरी को भी चाहिए और कुछ केरल को, क्योंकि कुछ हिस्सा केरल से भी तो जाके नदी में ही गिरता है ना कर्नाटक में। तो इसलिए इसके 4 ग्राहक हैं, मेन 2 कहते हैं हमारी लड़ाई है। किस किस की? कर्नाटक और तमिलनाडु। अब 1990 तक ये विवाद इतना बढ़ गया कि ये कंट्रोल में नहीं आया। फिर कहा इसका निपटारा कैसे करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत काम है, मैं ये नदियों के बंटवारे देखूंगा तो सारे देश के लोग मेरे ही पास आ जाएंगे, क्योंकि नदियां तो हर जिले हर राज्य में बहती हैं। तो इसलिए कहा कि नदियों के लिए कॉन्सेप्ट आया। आर्टिकल 262 में पहले से वैसे लिखा हुआ था कि नदी का कोई विवाद होगा ना तो इसके लिए हम सीधे संसद में जाएंगे, चाहे किसी की नदी हो। और संसद भी नहीं डिस्कशन कर सकता, क्योंकि संसद में आधे अंगूठा छाप हैं, अनपढ़ हैं, उनको क्या पता नदी का पानी किसको मिलना चाहिए। तो कहा संसद में एक लॉ बनवा लेंगे, लॉ बनवा के और संसद उस लॉ के तहत एक प्राधिकरण बना देगा, नदी जल विवाद। तो नदी जल विवाद प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं, प्राधिकरण। जैसे एनजीटी नहीं था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भाई उसने क्या देखा? प्रदूषण, पर्यावरण ना। ऐसे एनजीटी की तरह 1990 में किताब उठा के जब देखा तो आर्टिकल 262 में लिखा था कि कभी भी जीवन में भारत में वाटर डिस्प्यूट हो तो उसके लिए किसको पावर दे देना? संसद को। और संसद खुद डिस्कशन नहीं करेगी, संसद सिर्फ क्या बना देगी? प्राधिकरण।
प्राधिकरण में जो जज आएंगे वो सुप्रीम कोर्ट की काबिलियत के होंगे और इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को के बराबर माना जाएगा। तो बार बार जाके सुप्रीम कोर्ट में मत खड़े होना कि जी हमारा काम करो, हमारा काम। अगर तुम्हारा जल का विवाद है तो क्या है तुम्हारे लिए? नदी जल विवाद प्राधिकरण। अब ये SYL है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक अलग से काम करने की बेंच बना रखी है जिसको कहते हैं कि उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान लो। लिखते सुप्रीम कोर्ट ही है क्योंकि बनाए सारे जजेस की योग्यता किसके बराबर है? सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 262 में पहले से लिख के गए थे वो लोग, उनको पता था लड़ेंगे आने वाले। ये आ गया समझ में? ये तो इसी से जुड़ा है, जल्दी से पढ़ लो। 56 हो गया, राज्य सरकारों को संघीय काम सौंपना। क्या केंद्र अपनी जिम्मेवारी राज्य के सिर पर डाल सकता है? नहीं, अपनी जिम्मेदारी पर क्या अपने काम का थोड़ा सा हिस्सा उनसे करवा सकता है? वो रोड का तुमने अभी पढ़ा था, पुलों का पढ़ा। देखो आर्टिकल 258 क्या कहता है, सिर्फ पढ़ लो 258, आगे टिक करना। राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को किसी ऐसे किसी विषय से संबंधित काम जिस पर संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है, सशर्त या बिना शर्त सौंप सकता है। यानी राष्ट्रपति कोई ऐसा टॉपिक जो केंद्र सूची में लिखा हुआ है, शर्त के साथ कुछ छोटा हिस्सा किससे काम करवा सकता है? रोड से। याद कर लो कि रोड का कुछ पार्ट, गड्ढे भरवाना, मेंटेन करवाना है, सब इससे करवा सकता है। अगला, अंतरराज्यीय परिषद का गठन। किस सन में जाके किस आदमी ने ठीक ठाक सा काम किया? वीपी सिंह। वीपी सिंह के सारे गड़बड़ हम पढ़ते थे पर ये काम उनका ठीक था। आर्टिकल 263, इसके ऊपर अब बैठक ली है मोदी जी ने। पैंडेमिक में कई बार नहीं सीएम्स की बैठक ली थी, पढ़ो। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन, फिर पढ़ लो। स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच। इसमें किसी एक का पर्सनल फायदा है या पूरे देश का? तो सामूहिक टिक कर लो, सामूहिक विषय होगा। पेंडेमिक किसी एक राज्य का था या देश की दिक्कत थी? तो देखा ना तुम लोगों ने, सब बैठक में होते थे पीएम, और एक बार केजरीवाल ने क्या किया था, उसको लाइव कर दी। फिर कहा था तुमने भाई डेकोरम मेंटेन नहीं किया, ऐसे लाइव नहीं कर सकते। पढ़ो आगे। तो बीच समन्वय स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच और बहस करने के लिए राष्ट्रपति अंतरराज्य परिषद का गठन कर सकता है। ये कंडीशन सकता है में थी, तो इसलिए 50 से कब तक बनाया ही नहीं, 90 में जाके बनी ये। अंतरराज्यीय परिषद का गठन, अंडरलाइन करो, 18 मई 1990। यहाँ लिखो वीपी सिंह। एक वीपी सिंह का बस यही ढंग का काम है, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगर बैठक करनी हो तो कितने कितने महीने में कर लेते हैं ये? यानी एक साल में कितनी बैठक? 3। यहाँ लिख लो 1 ईयर 3 मीटिंग्स। ऐसा कर सकते हैं, जरूरी नहीं करें, बहुत कम मीटिंग होती है इनकी। कोई प्रॉब्लम आ जाए देश पे तब करते हैं। आगे पढ़ना। और बैठक कहाँ करते होंगे? दिल्ली में, क्योंकि पीएम हेड है तो फिर दिल्ली में बैठक करेंगे। चलो पढ़ो इसको आगे। 1990 को किया गया। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। परिषद में प्रधानमंत्री होता है और उसके बनाए गए 6 कैबिनेट मंत्री। ज़्यादातर किसको बनाता है? गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री, मेन आदमी होते हैं। 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त, अंडरलाइन करो, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सीएम। तो 30 तो सीएम आ गए, और प्रशासक पदेन सदस्य। प्रशासक कहाँ के? यूटी के। वो पदेन है कि वो आएंगे ही आएंगे। जब राज्यों से बात करेगा तो कॉमन सेंस है, राज्य की प्रॉब्लम कौन लाएगा? सीएम। किसी यूटी में अगर सीएम नहीं है तो वहाँ का कोई तो मुखिया होगा, और पीएम खुद बैठेगा और कितने मंत्रियों को बैठाएगा? 6। वो 6 मंत्री किस रैंक के होंगे? कैबिनेट, क्योंकि डिस्कशन उन्हीं के साथ करना है। तो इसकी बैठक दिल्ली में होगी। एक साल में 3 बैठक हो सकती हैं। इसका प्रावधान तो आर्टिकल 263 में पहले दिन से था, लेकिन पहली बैठक किस सन में की गई? 1990 में, वीपी सिंह के टाइम। अगला पॉइंट देखो, अंतरराज्यीय परिषद की भूमिका सलाहकारी है। क्या सीएम अपनी मर्जी थोप सकते हैं पीएम के ऊपर? नहीं, सलाहकारी, अर्थात इसका कार्य केवल सलाह देना होगा। जब ये पेंडेमिक में बैठकें होती थी तो पीएम क्या मांगता था? सिर्फ सलाह, भाई तुम लोगों को क्या लगता है, फिर अपनी बातें रखता था। ठीक है, अखिल भारतीय तो हमने पढ़ ली। जल्दी से लास्ट पे आ जाओ। उधार, ऋण लेने की शक्ति। बताओ, ऋण राज्य ले सकते हैं या देश ले सकता है? दोनों ले सकते हैं। कोई स्टेट भी तो ऋण ले सकता है, भाई स्टेट का बजट घाटे में है। अगर स्टेट ऋण लेगा तो किससे लेगा? ये देश से लेगा। और देश मतलब कौन? किससे मांगे पैसा? या तो ये केंद्र सरकार से मांगे, या फिर ये किससे ले सकता है? बैंक्स। क्या बैंक से ऋण लिया जा सकता है? और क्या, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, याद है
वर्ल्ड बैंक किसको नहीं देता? वर्ल्ड बैंक देता है देश को। वर्ल्ड बैंक क्या जाने कौन यूपी, कौन बिहार, कौन हरियाणा। आपका देश अगर पैसे उधार लेना चाहे तो देश पैसा ले सकता है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, और भी एशियाई विकास बैंक और इस तरह के ढेर बहुत सारे बैंक्स हैं। देश जब पैसा उधार लेता है ना तो देश को पैसा मिलता है देश की साख के ऊपर। साख का मतलब क्या होता है? आपकी वैल्यू, आपकी वैल्यू। और वैल्यू किस चीज़ से बनती है? आपके पैसे की कीमत कितनी है इंटरनेशनल मार्केट में। अब जैसे मान लो आज रशिया कहे कि मुझे उधार चाहिए, तो क्या उसको भाग भाग के लोग उधार दे देंगे? रशिया को भागे भागे देंगे रशिया से। अब कोई तुम्हें अंबानी तुम्हारे घर आके कहे मुझे 100 रुपये चाहिए, तो तुम दोगे नहीं? तुम प्राउड सोचो है कि अंबानी मेरे घर आया पैसे मांगने। रशिया किसी से पैसे मांगे तो प्राउड की बात है, क्योंकि रशिया बहुत ताकतवर है। और मान लो कोई बिल्कुल गरीब देश जो डूबने की कगार पे, वो पैसे मांगे तो उसको भगा देंगे। देश भी उधार देते हैं, पर देश उधार देते हैं आपके देश की साख देख के, आपकी वैल्यू देख के। तो जिस देश की साख जितनी ऊंची होती है ना, उसको उधार उतनी आसानी से मिलता है। जिसकी साख खराब होती है उसको उधार भी नहीं मिलता। जैसा नॉर्मल हम लोग हैं ना, ऐसे ही देश हैं। ये जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है ना, इनमें से वर्ल्ड बैंक थोड़ा दाता टाइप का है, काइंड हार्टेड है। अगर किसी देश ने पैसा लिया, उस पर आपदा आ गई, तो तुरंत कहता है मेरा ऋण माफ कर दो। वर्ल्ड बैंक पैसे को माफ भी कर देता है। आईएमएफ पैसे की अठन्नी चवन्नी भी वसूलेगा, ये माफ नहीं करेगा। इसका टारगेट है पैसा कमाना। ये किसी भी गरीब देश को बहुत आसानी से पैसा उधार नहीं देता। ये खास ध्यान रखता है देश की साख कैसी है। जैसे इसका समय अगर खराब है, इसके पास पैसा नहीं है, तो भैया वर्ल्ड बैंक के पास चला जा। मेरे पास आए सिर्फ वो लोग जो मेरे पैसे को दुगना करके दे सकते हो। ये इस टाइप की सोच वाला है आईएमएफ। इसलिए आईएमएफ हमेशा पैसा अमीर देशों में लगाता है, जबकि वर्ल्ड बैंक पहले ही पता है ये पैसा डूबेगा तब भी दे देता है उधार। जैसे किसानों को नहीं देखा, उधार लेते हैं बहुत बार, किसान नहीं चुका पाते। अब इस साल तुम्हारे सामने धान की फसल बर्बाद हो गई। अब कितने किसान हैं जिन बेचारों के पास कुछ भी नहीं था, जिन्होंने उधार लेके ही खेत में लगा रखा था और सब बर्बाद हो गया। वो कहाँ से पैसा देंगे? अगले साल अगर वो फिर से उधार लेंगे तो उनकी फसल शायद अगले साल हो जाएगी। अब ऐसे लोग, अगर जैसे इसको तो हम एक किसान मान रहे हैं, देश भी तो ऐसे होते हैं, डूब गया पैसा नहीं उठा पाए, ऐसे लोगों के लिए क्या बना है? और जो ठीक है भैया मुझे जरूरत है, मैं तुरंत दुगने बना के इस पैसे को वापस करूंगा, आईएमएफ का। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? और वर्ल्ड बैंक का? वर्ल्ड बैंक बेसिकली 3-4 संस्थाओं के संगठन का नाम है। ठीक है, जल्दी से पढ़ लो लास्ट इसका, उधार ऋण लेने की शक्ति। पहला पॉइंट पढ़ो। आर्टिकल 292 कहता है संसद द्वारा, टिक करो ये देश के लिए है, संसद द्वारा बनाई गई विधि की सीमा के अंतर्गत भारत की संचित निधि की साख पर, तुम्हारी वैल्यू पर, देश के भीतर विदेशों से अथवा अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संस्थान से, इंग्लिश में भी इसको देख लो यही लिखा होगा, विद इन द कंट्री, फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, इनसे केंद्र सरकार को ऋण लेने की सामर्थ्य है। बाहर वालों से पैसा उधार कौन मांगेगा? सीएम या केंद्र सरकार? और केंद्र सरकार मतलब पीएम हो गया मेन। ठीक है, आगे पढ़ना। इसके तहत केंद्र सरकार को नियत सीमाओं के भीतर किसी ऋण की गारंटी देने की शक्ति भी है। गारंटी उस चीज़ पे दी जाती है जिसकी कोई वैल्यू हो, तभी ना। जैसे बैंक से आप उधार लेते हो लोन, तो वो क्या रखवाता है? वो आपके कोई प्लॉट के, मकान के, कोई आपकी नौकरी के कागज होते हैं ना उसके पास, तभी तो इसको तो बोलते हैं कि भाई गारंटी है। अगर कोई आदमी लोन लेने गया 5 लाख का, तो उसके बदले में उसका कोई प्लॉट, मकान, दुकान जिसकी वैल्यू 5 लाख हो, उसके बदले मिलता है। लोन किसी गरीब को नहीं मिलता, लोन उसको मिलता है जिसके पास ऑलरेडी कुछ गिरवी रखने के लिए है, या कम से कम सरकारी नौकरी है, क्योंकि नौकरी के पैसे बैंक जानता है आते रहेंगे। अब तुम कहीं जाओ जी हमें लोन लेना है, तो भगा देंगे। लोन के बदले तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए, तभी तो गरीब आदमी मनी लेंडर्स के पास जाता है, इसलिए तो बैंक में नहीं जा पाता वो। पढ़ो आगे। ठीक है, तो केंद्र सरकार की अगला पॉइंट 293 कहता है कोई राज्य, इसको टिक कर लो, राज्य नहीं जा सकता बाहर। राज्य विधानमंडल द्वारा नियत सीमाओं के भीतर राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर धन उधार ले सकता है, किंतु कोई राज्य भारत के बाहर किसी से ऋण नहीं ले सकता। तो ये जो वर्ल्ड बैंक वगैरह कहते हैं तमिलनाडु में पैसा लगाएंगे, कर्नाटक में, ये क्यों कहते हैं फिर? ये पैसा भारत को देते हैं, भारत के विकास के लिए, वो कहीं लगाए। फिर वो पीएम कहता है जी मेरे तमिलनाडु में लगा दो या मेरे मद्रास में लगा दो। चलो टॉपिक पूरा।